गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए विषय सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण का शेष भाग। कल आप लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के विषय में पढ़ाया गया था, उसी का शेष भाग पर्यावरण प्रदूषण आज पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। कल आप लोगों ने पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उसके विषय में जाना था। आज पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण और चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या होते हैं पढ़ा था। वायु प्रदूषण की प्राकृतिक स्रोत और वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। वायु प्रदूषण होता क्या है ये भी पढ़ चुके थे, और आज जानते हैं वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। इससे क्या दुष्प्रभाव होता है वायु प्रदूषण से? वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव में वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे के क्या दुष्प्रभाव है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे मनुष्य में क्या होता है कि क्षय रोग, कैंसर, दमा आदि बीमारियां हो जाती है इसके दुष्प्रभाव से। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इस गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी अनेक बीमारियां होती हैं, जैसे दमा और खांसी। थर्ड पॉइंट है कैडमियम CD जिसको बोलते हैं। कैडमियम के कण रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं ब्लड प्रेशर को। चौथा पॉइंट है O3 ओजोन के प्रभाव से त्वचा कैंसर, आँखों के रोग, जलन, खांसी आदि रोग हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है अम्ल वर्षा, एसिड रेन। अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फ्यूरिक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 का मिश्रण होती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड विभिन्न अनुपात में होते हैं। अम्ल वर्षा द्वारा मृदा अम्लीता बढ़ जाती है, जिससे वनस्पति तथा प्राणी जगत प्रभावित होते हैं। इसकी मात्रा बढ़ जाने से वनस्पति तथा प्राणी जगत प्रभावित होते हैं। अब ये तो रहे वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव, विभिन्न गैसों के माध्यम से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है एयर पोल्यूशन पर। अब वायु प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, मेथड ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन, किस तरह से वायु प्रदूषण के कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। पहला पॉइंट है शहरों में यातायात व्यवस्था। तो शहरों में यातायात व्यवस्था कम से कम वाहनों के प्रवेश के लिए कम से कम वाहनों को प्रवेश दिया जाए, तथा इसका निर्माण जो होता है सड़कों का समांतर सीधी जगह पर होना चाहिए। अनावश्यक रुकने का नियंत्रण से वायु प्रदूषण रोका जा सकता है, और अनावश्यक जगह पर न रोका जाए, जिससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। कारखानों की चिमनियों पर विद्युत अवक्षेपकों का प्रयोग करके, सघन वृक्षारोपण करके, जितने ज़्यादा वृक्ष होंगे तो उतनी जल्दी प्रदूषण को रोकथाम किया जा सकता है। प्रचार के माध्यम से सघन वृक्षारोपण, यह सर्वविदित है कि वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकने में सबसे अधिक उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। अतः वृक्षारोपण हेतु जन जागृति अत्यंत आवश्यक है। वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को
रोका जा सकता है। अगला पॉइंट था पाँचवां, प्रचार का माध्यम। प्रचार जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र एवं अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा वायु प्रदूषण से होने वाले खतरों से बचने के उपायों का प्रचार करना चाहिए। छठा है विषैले रसायनों का कम प्रयोग। विषैले रसायन जैसे आपका फसल उत्पादन में बीएससी, एल्ड्रीन, अन्य वायु प्रदूषक फैलाने वाले रसायनों को कम प्रयोग करें। जैसे डीडीटी का आप देख रहे हैं, बीएससी, एल्ड्रीन, डीडीटी, इनका प्रयोग कम किया जाए, कम मात्रा में, जिससे एयर पोल्यूशन कम होगा। दूसरा पॉइंट है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन जिसको बोलते हैं। ये क्या है जल प्रदूषण? जल में किसी कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का योग जो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करके उसे विभिन्न उपयोगों के अनुप्रयुक्त बना दें, जल प्रदूषण कहलाता है। अब जल प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? कौन कौन से स्रोत हैं जिससे जल प्रदूषण फैलता है? पहला पॉइंट है जल प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कौन कौन स्रोत हैं? पहला गंदा जल, जिसमें औद्योगिक कारखानों तथा घरों का तरल ठोस कचरा, वहित मल जिसको क्या बोलते हैं सीवेज कहलाता है। यह वहित मल नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा स्रोत कारखानों का कचरा, जिसमें पारे तथा शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं। तीसरा आपका कृषि में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रीन, डीडीटी आदि वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं। चौथा पॉइंट है रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। पांचवा पॉइंट इसका कच्चा पेट्रोल निकलते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है, जिससे ये जल प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत हो गए। अब जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या हैं? इससे क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल प्रदूषण जैसे आपके जल में मिलने वाले अनेक भौतिक, रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं इसमें। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु तो प्रभावित होते हैं, मनुष्य भी इससे अत्यधिक प्रभावित होता है। इससे क्या होता है कि जल के पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे टाइफाइड, मियादी जिसको बोलते हैं, क्षय रोग, टीबी, पीलिया आदि भयंकर रोग हो जाते हैं। अब जल प्रदूषण रोकने के उपाय, मेथड्स ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन, इसको किस तरह से जल प्रदूषण को रोका जा सकता है? जल प्रदूषण के रोकने के उपाय, पहला शहर तथा गांवों की नदियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट वहित मल को नदियों में नहीं बहाना चाहिए। थर्ड पॉइंट पानी पीने के कुओं की दीवारें पक्की कराकर ऊपरी छती की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पेड़ पौधों की पत्तियां, कचरा उसमें अंदर न जा पाए। अगला पॉइंट उद्योगों को नदियों के किनारे स्थापित नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट कृषि कार्यों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। अगला प्रदूषण है थर्ड ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के विषय में जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि सामान्यतः ये होता है 40 से 50 dB। इसमें क्या होता है 40 से 50 डेसिबल, ये आपका दिया हुआ 40 से 50 डेसिबल तक की ध्वनि कानों के लिए हमारे उचित है सामान्यतः, और 70 से 75 डेसिबल तक की ध्वनि सहनीय होती है, इसमें सहन कर सकते हैं। लेकिन
80 डेसिबल से अधिक ध्वनि क्या होती है, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। और 80 डेसिबल ध्वनि होती है, ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। डीबी मतलब डेसिबल, ध्वनि प्रदूषक मापने के लिए इकाई क्या है, डेसिबल नापते हैं, इसको डीबी शॉर्टकट में बोलते हैं। सामान्यतः बातचीत की ध्वनि से तीव्र ध्वनि नॉइस कहलाती है, मतलब जिसको शोर कहते हैं। शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, अतः शोर ही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये नॉइस ही इसका यह क्या है, ध्वनि प्रदूषण, जिसको नॉइस बोलते हैं, इसको शोर कहते हैं, शोर नॉइस, यही आपका ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? इफेक्ट ऑफ साउंड पॉल्यूशन, इसके प्रभाव क्या हैं? 80 डेसिबल से अधिक मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। दूसरा इसका दुष्प्रभाव, शोर से क्या होता है, रात में देखने की क्षमता भी कम हो जाती है। रंगों की पहचान में कमी जैसे प्रभाव भी इसमें देखे जा सकते हैं। तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, कार्य करने की क्षमता घटती है। शोर से बहरापन, हृदय रोग, बेचैनी जैसे रोग हो जाते हैं। इसके ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं। अब इसके उपाय, मेथड टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय, किस तरह से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत, पुरानी एवं जैसे आपके पास मोटर व्हीकल, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं आदि को आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर रोक लगानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अत्यधिक शोर वाले कारखानों में जल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मशीनों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा उत्तम डिजाइन के इंजनों का उपयोग किया जाना चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह आपका सेक्शन 15 में ध्वनि प्रदूषण के अवहेलना पर सजा की व्यवस्था की जाती है कि अगर आप 1986 के सेक्शन 15 का उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा दी जा सकती है। तो ये ध्वनि नियंत्रण की इस तरह से आपको ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है और जिससे पोल्यूशन कम होगा। अगला पॉइंट, मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन के विषय में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस अध्याय को छात्र छात्राएं पढ़ेंगे और इसके संबंधित प्रश्न करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम दे रहे हैं, उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।